गुड मॉर्निंग, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जिसका नाम है रिसर्च, अनुसंधान जो एक टॉपिक है ये कई सारी परीक्षाओं में उपयोगी होती है। रिसर्च नेट, पीएचडी, नेट किसी भी सब्जेक्ट का हो, पीएचडी किसी भी सब्जेक्ट का हो, इसमें ये एक कंपलसरी पेपर के रूप में आता है। तो कई शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई कई परीक्षाओं में इसकी उपयोगिता है। अनुसंधान, रिसर्च, अनुसंधान पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अनुसंधान का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र, अनुसंधान के प्रकार, इसकी चर्चा हमने पहले से कर रखी है। अब बात करते हैं हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक इसी के अंतर्गत, सैंपलिंग, न्यादर्श या प्रतिदर्श जिसको कहते हैं। सैंपल, न्यादर्श या प्रतिदर्श में सैंपल में ऐसे हम पढ़ेंगे कि सैंपल है क्या, न्यादर्श या प्रतिदर्श है क्या। हिंदी में न्यादर्श और प्रतिदर्श है तो थोड़ा अलग हटकर शब्द लगता है, लेकिन जब अंग्रेजी में कहते हैं, सैंपलिंग की बात करते हैं तो समझ में आ जाती है कि सैंपलिंग है क्या। उदाहरण के लिए हम समझना चाहें कि सैंपलिंग है क्या। इसकी शिक्षा के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में अगर हम अनुसंधान करने जा रहे हैं तो सैंपलिंग की बहुत आवश्यकता है। ये अनुसंधान को आसान कर देता है। ठीक, सैंपलिंग का तात्पर्य होता है एक छोटा सा उदाहरण, सैंपल जिसको कहते हैं। सैंपल किसे कहते हैं? सैंपल की बात तो हम सब करते हैं कि सैंपल दिखा दो, सैंपल लाए हैं। तो सैंपल होता क्या है? सैंपल आप समझने के लिए मार्केट में जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, कोई सामान खरीदने जाते हैं। उदाहरण के लिए हम चावल खरीदने गए, दाल खरीदने गए दुकान पर, तो हमने थोड़े से 4 दाने चावल या दाल के उठाकर हाथ में लिए, रखे, देखा और उसके आधार पर हमने पूरी बोरी खरीद ली। अब वो जो 4 दाने चावल हमारे हाथ में थे या दाल के 4 दाने थे, वो क्या था? वो सैंपल था, वो सैंपलिंग थी, जो चुनने का तरीका होता है। और उस 4 दाने के आधार पर हमने पूरी बोरी के बारे में निष्कर्ष निकाल लिया कि हाँ ये सही है। तो इसी को सैंपलिंग कहते हैं, इसी को न्यादर्श या प्रतिदर्श कहते हैं। ठीक, इसके लिए सैंपलिंग उसे कह सकते हो जो संपूर्ण जनसंख्या का, यहाँ जनसंख्या का जो समिष्ट शब्द आया है, पॉपुलेशन उसको कहते हैं, संपूर्ण जनसंख्या का जो नेतृत्व कर रहा हो, जिसके आधार पर संपूर्ण जनसंख्या का निर्धारण होना हो, उसी को हम सैंपलिंग कहते हैं। ठीक, उसी को हम सैंपलिंग कहते हैं। गुड और हाइट महोदय ने एक डिफिनेशन दी है। गुड व हाइट के अनुसार एक न्यादर्श, गुड और हाइट के अनुसार एक न्यादर्श, जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, नाम से स्पष्ट करता है, संपूर्ण समूह का एक निम्नतम प्रतिनिधित्व है। एक न्यादर्श या प्रतिदर्श, जैसा नाम से स्पष्ट होता है, संपूर्ण समूह का एक निम्नतम प्रतिनिधित्व, जो संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व करता हो, जिसके आधार पर संपूर्ण समूह का निर्धारण किया जाना हो, उसी को न्यादर्श या प्रतिदर्श कहते हैं। जैसे चुनाव चल रहे हैं देश में, बिहार में चुनाव चल रहा है, यूपी में उपचुनाव चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। तो चुनाव चल रहा है और चुनाव में बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले, मीडिया वाले एक एग्जिट पोल
या दूसरे सर्वे करते हैं और उसके आधार पर कहते हैं कि मतलब इनकी सरकार बन सकती है या ये लोग सीटें जीत सकते हैं, तो उसमें भी यही तरीका, सैम्पलिंग का तरीका ही अपनाया जाता है। कुछ विधानसभाओं में गए, विधानसभा के कुछ ब्लॉकों में गए, ग्राम सभाओं में गए, वहाँ के लोगों से पूछा, क्योंकि सभी तक नहीं पहुँचा जा सकता है, कुछ लोगों से पूछा कि यहाँ किसके पक्ष में माहौल चल रहा है, कौन क्या है। ऐसे कई थोड़े थोड़े जगहों पर जाकर कुछ लोगों के विचार ले लिए और उसके आधार पर उन्होंने ये एक अपना आंकड़ा प्रस्तुत किया कि इनके सरकार बनने की संभावनाएं होती हैं। तो इसी को सैंपल कहते हैं, सैम्पलिंग कहते हैं। जो तरीका होता है इसी को सैम्पलिंग कहते हैं। अनुसंधान का अब हम बात करें, और भी उदाहरण है, जैसे पहले चावल पकाते हैं, हम कोई चीज़ पकाते हैं तो बर्तन से उसका कुछ हिस्सा, चावल के कुछ दाने, दाल के कुछ दाने निकाल कर दबा कर देख लेते हैं कि पका है कि नहीं। तो जो 2-4 दाने हम निकाल कर दबा कर देखते हैं कि पका है कि नहीं है, तो क्या है, वो संपूर्ण बटोली के या कुकर के या दूसरी चीज़ों के का नेतृत्व कर रहा होता है। उसी के आधार पर संपूर्ण का आकलन किया जाता है। ठीक, तो इसी को सैंपलिंग कहते हैं। अनुसंधान की बात करें, अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य होता है वास्तविकता को जानना। अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, रियलिटी क्या है, वास्तविकता को क्या है, इसको जानना। और समष्टि, यानी समष्टि जिसको पॉपुलेशन कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं, समष्टि के बारे में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करना, समष्टि के बारे में अधिकाधिक जानकारी। इससे क्या होता है कि इससे समय भी कम लगता है और खर्चा भी कम आता है। जैसे हम चावल की बोरी खरीदने गए तो 4 दाने से हमने पूरी जो बोरी का निर्धारण कर लिया, क्या हम पूरे बोरी के चावल के दाने निकाल कर देख सकते हैं? नहीं देख सकते, नहीं। तो सैंपलिंग से काम आसान हो जाता है। ठीक, अब समष्टि क्या है, समष्टि की बात की जाए, पॉपुलेशन की बात की जाए, समष्टि अनुसंधान में समष्टि कहते हैं, अंग्रेजी में पॉपुलेशन कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या का मतलब केवल यहाँ मानव की जनसंख्या से नहीं, वो कोई भी क्षेत्र हो सकता है जिसका अध्ययन किया जाना है। ठीक, तो समष्टि के बारे में एक लाइन में जान लो। समष्टि या जनसंख्या उन इकाइयों का समूह है जिसके बारे में हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। समष्टि या पॉपुलेशन या जनसंख्या उन सभी इकाइयों का समूह है जिसके बारे में हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। इसी को, जैसे चावल की बोरी में जितना भी चावल हो समष्टि है। सैंपलिंग के द्वारा हमने थोड़े से का चयन किया और उसके आधार पर समष्टि का निर्धारण कर लिया। तो समष्टि मतलब संपूर्ण पॉपुलेशन जिसका हम अध्ययन करना चाहते हैं वो समष्टि कहलाता है। ठीक, उन इकाइयों का समूह है। समष्टि या जनसंख्या उन इकाइयों का समूह है जिसके बारे में हम अध्ययन करना चाहते हैं। ठीक, फिर है न्यादर्श की आवश्यकता क्या है, यानी सैंपलिंग जो है, इम्पोर्टेंस ऑफ सैंपलिंग, न्यादर्श या प्रतिदर्श की आवश्यकता क्या है। हम संक्षिप्त में ही परिचय करा रहे हैं। तो आवश्यकता अभी हमने चर्चा भी की कि अनुसंधान के व्यय में कमी आ जाती है। कमी क्योंकि हम थोड़े से इकाई के द्वारा संपूर्ण का निर्धारण कर लेते हैं, इससे समय और खर्चा दोनों बचता है। ठीक, अनुसंधान के नंबर 1 क्या है, आवश्यकता में नंबर 1 हम डालेंगे अनुसंधान के व्यय में कमी। ठीक, क्योंकि जैसे भारत के संपूर्ण प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति क्या है, भारत के प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति क्या है, तो अगर हमको इस पर अनुसंधान करना है, रिसर्च करना है, तो हम प्रत्येक विद्यालय में भारत के नहीं पहुंच सकते हैं। हम कुछ प्रदेश को चुनेंगे। सबसे पहले प्रदेश के कुछ
जिलों को चुनेंगे, जिलों के कुछ ब्लॉकों को चुनेंगे और ब्लॉकों के कुछ गांवों को चुनेंगे। इस तरह से हम सैम्पलिंग करेंगे। इससे क्या होगा कि हमको हमारा कार्य भी हो जाएगा और हमको कम समय में, कम व्यय में हमारा काम हो जाएगा। ठीक, तो पहला क्या है कि अनुसंधान व्यय में कमी। सैम्पलिंग जो है न्यायादर्श या प्रतिदर्श अनुसंधान के खर्चे को कम करता है। ठीक, दूसरी चीज़ दक्षता में वृद्धि, ये स्किल में ग्रोथ करता है, दक्षता में वृद्धि करता है। तीसरी चीज़ परिणाम की शुद्धता, एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट, जो परिणाम इसका होता है वो शुद्ध होता है क्योंकि हमने सैंपल के द्वारा उसका निर्धारण किया है, ऐसे मौखिक रूप से किसी से सुनकर या देख कर नहीं। उसकी हमने एक संख्या ली है, उस संख्या के आधार पर उसका निर्धारण हम कर रहे हैं। तो परिणाम की शुद्धता, ये तीन प्रमुख आवश्यकताएं हैं या महत्व है। पहला क्या, अनुसंधान के व्यय में कमी, दूसरा क्या, दक्षता में वृद्धि, और तीसरी की बात की जाए तो परिणाम की शुद्धता। ठीक, ये होती है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो विधियों की बात आती है। नेट के पेपर में बहुत बार पूछा गया है, पीएचडी में पूछा गया है, और भी सारे पेपर में पूछा जाता है कि अनुसंधान की विधियों की चर्चा की जाए तो अनुसंधान की विधियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। अनुसंधान की विधियां जो है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहला है संभाव्यता, और दूसरा है असंभाव्यता। संभाव्यता, अनुसंधान में प्रतिदर्श या न्यायादर्श जो है उसकी दो विधियां होती हैं प्रमुख रूप से। प्रतिदर्श या न्यायादर्श की दो विधियां होती हैं प्रमुख रूप से। जो मेथड ऑफ सैंपलिंग, तो दो विधियां प्रमुख होती हैं, संभाव्यता और असंभाव्यता। इसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। संभाव्यता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, संभाव्यता और असंभाव्यता। संभाव्यता न्यायादर्श और असंभाव्यता न्यायादर्श। ठीक, ये दो प्रकार के होते हैं। संभाव्यता न्यायादर्श और असंभाव्यता। अब सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं संभाव्यता। संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी, संभाव्यता न्यायादर्श की अगर हम बात करें तो संभाव्यता न्यायादर्श क्या होता है, हम संक्षिप्त सा परिचय ही इसका करा रहे हैं। संभाव्यता न्यायादर्श क्या है, जब जनसंख्या की किसी इकाई को, जब जनसंख्या के किसी इकाई को न्यायादर्श में सम्मिलित करने के लिए उनका चयन संयोग पर निर्भर हो। जब जनसंख्या की किसी इकाई, जब जनसंख्या के किसी इकाई को
न्यादर्श या प्रतिदर्श में सम्मिलित करने के लिए उसका चयन संयोग पर हो, उसका चयन संयोग पर हो तो उसे संभाव्यता न्यादर्श कहते हैं। ठीक, जब जनसंख्या की किसी एक इकाई को न्यादर्श या प्रतिदर्श में सम्मिलित करने के लिए उनका चयन संयोग पर निर्भर होता है तो उसे संभाव्यता न्यादर्श कहते हैं। ठीक, संभाव्यता न्यादर्श कहते हैं। संभाव्यता न्यादर्श जो होता है वो दो प्रकार से होता है। हाँ, संभाव्यता न्यादर्श के प्रकार हम हेडिंग डाल लेंगे हम संभाव्यता न्यादर्श के प्रकार। संभाव्यता न्यादर्श के प्रकार, इसमें सरल यादृच्छिक, स्थिरीकृत यादृच्छिक और समूह तीन प्रकार के होते हैं। सरल, स्थिरीकृत और समूह। सरल यानी जिसको कहते हैं सिंपल रैंडम, सरल यादृच्छिक सरल यादृच्छिक जिसको कहते हैं सिंपल रैंडम, स्थिरीकृत यादृच्छिक जिसको कहते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम और समूह जिसको कहते हैं क्लस्टर। समूह क्या कहते हैं? क्लस्टर। तो संभाव्यता और असंभाव्यता न्यादर्श या सैंपलिंग दो प्रकार की होती है, संभाव्यता और असंभाव्यता, यानी प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। अब हम उसमें चर्चा कर रहे हैं संभाव्यता यानी कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की। संभाव्यता न्यादर्श जो होता है उसके तीन प्रकार होते हैं। ठीक, संभाव्यता न्यादर्श क्या होता है जिसके बारे में हमने चर्चा की, और उसके प्रकार कितने होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं प्रमुख रूप से, सरल यादृच्छिक, स्थिरीकृत यादृच्छिक और समूह यादृच्छिक। सरल यादृच्छिक मतलब जिसको कहते हैं सिंपल रैंडम, सरल यादृच्छिक जिसको कहते हैं सिंपल रैंडम, स्थिरीकृत यादृच्छिक जिसको कहते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम। स्थिरीकृत यादृच्छिक मतलब स्ट्रेटिफाइड रैंडम, और समूह यादृच्छिक मतलब क्लस्टर रैंडम। ठीक, समूह। तो ये तीन प्रकार के होते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे सरल यादृच्छिक क्या है। क्या पढ़ेंगे? सरल यादृच्छिक क्या है। सरल यादृच्छिक की बात की जाए तो इसमें जनसंख्या की इकाइयाँ जो होती हैं, सरल यादृच्छिक जो संभाव्यता न्यादर्श यानी कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का पहला रूप है सरल यादृच्छिक, सिंपल रैंडम। ठीक, इसमें सरल यादृच्छिक क्या है? सरल यादृच्छिक न्यादर्श, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। इसमें जनसंख्या की इकाइयाँ क्रमांकित कर ली जाती हैं। इसमें सरल यादृच्छिक क्या है? सरल यादृच्छिक, इसमें जनसंख्या की इकाइयाँ क्रमांकित कर ली जाती हैं और इस प्रकार प्रत्येक इकाई का एक क्रमांक होता है। जनसंख्या की इकाइयाँ क्रमांकित कर ली जाती हैं और इस प्रकार प्रत्येक इकाई का एक क्रमांक होता है। इकाइयों को इस प्रकार लिखना या तैयार करना, रूपरेखा तैयार करना, इकाइयों को इस प्रकार लिखना, रूपरेखा तैयार करना कहलाता है। क्या है इसमें कि इसमें जनसंख्या की इकाइयाँ एक क्रम से क्रमांकित रखी जाती हैं, क्रम से रखा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक
इकाई का एक अपना क्रम होता है और इकाइयों को इस प्रकार से लिखना रूपरेखा तैयार करना कहलाता है। रूपरेखा तैयार करना कहलाता है। जो इस प्रक्रिया में सबसे कठिन है, इकाइयों को इस प्रकार से लिखना रूपरेखा तैयार करना कहलाता है, जो इस प्रक्रिया में सबसे कठिन है। ठीक, इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता की अगर बात की जाए तो प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना समान होती है। भाई पहले तो प्रत्येक इकाई को क्रम से लगा लिया जाता है और उसके बाद हर इकाई का एक क्रम होता है। ठीक, हर इकाई का एक क्रम होता है और जिसके कारण प्रत्येक इकाई, ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि किस न्यायादर्श में प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना समान होती है। किस इकाई में किस न्यायादर्श में प्रतिदर्श में प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना समान होती है। तो मुख्य रूप से पूछा जाए तो प्रोबेबिलिटी, सैंपलिंग, संभाव्यता न्यायादर्श, और उसके अंदर पूछा जाए तो सरल यादृच्छिक जो सैंपलिंग होती है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग जो होती है, उसमें प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना समान होती है। सरल यादृच्छिक में प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना समान होती है। दूसरी चीज अगर बात की जाए, एक इकाई, पहली क्या विशेषता है इसकी सरल यादृच्छिक की, कि इसमें प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना समान होती है। दूसरी क्या विशेषता है कि एक इकाई का चुना जाना किसी दूसरी इकाई के चुने जाने की संभावना को प्रभावित नहीं करता है। एक इकाई का चुना जाना, दूसरा क्या है, एक इकाई का चुना जाना किसी दूसरे इकाई के चुने जाने की संभावना को प्रभावित नहीं करता है। ये इसकी दूसरी विशेषता है। ठीक, ये दो प्रमुख विशेषताएं आती हैं सरल यादृच्छिक न्यायादर्श में। फिर बात करते हैं इसकी स्त्रीकृत या इसको वर्गीकृत भी कहते हैं, स्त्रीकृत या वर्गीकृत सैंपलिंग न्यायादर्श भी कहते हैं। ठीक, पहले में क्या है सरल यादृच्छिक में कि इसमें प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना समान होती है। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और दूसरी क्या है इसकी विशेषता कि एक इकाई के चुने जाने से दूसरे इकाई के चुने जाने की संभावना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, फिर इस स्त्रीकृत यादृच्छिक न्यायादर्श की बात करेंगे या इसको वर्गीकृत, स्त्रीकृत या वर्गीकृत संभाव्य न्यायादर्श भी कहते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे कि प्रायः जब समष्टि विजातीय होती हैं, जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो अगर सजातीय ना होकर विजातीय होती है, तब हम इस न्यायादर्श का प्रयोग करते हैं। प्रायः जब जनसंख्या यानी समष्टि सजातीय ना होकर विजातीय होती है, तब हम स्त्रीकृत न्यायादर्श या वर्गीकृत संभाव्य न्यायादर्श का प्रयोग करते हैं। न्यायादर्श को जनसंख्या का प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप से करना चाहिए। न्यायादर्श को जनसंख्या का प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप से करना चाहिए। यदि किसी विद्यालय में शहर और गांव से छात्रों का 40 और 60 का अनुपात है, तो यहाँ निश्चित किया जाता है कि न्यायादर्श में भी यही अनुपात बना रहे। ठीक, ये क्या है, जब जनसंख्या यानी समष्टि विजातीय हो। जैसे हम अध्ययन कर रहे हैं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों पर, तो वो विजातीय हैं, एक तरफ शहरी बच्चे हैं, एक तरफ ग्रामीण बच्चे हैं। तो जब जनसंख्या विजातीय हो, सजातीय न होकर, तो इस न्यायादर्श का प्रयोग किया जाता है। ठीक,
इसमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जनसंख्या को जो भी प्रतिनिधित्व हम दे रहे हैं उनको समान प्रतिनिधित्व मिले, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। जैसे किसी विद्यालय में ये कहा गया कि गांव के बच्चे 40% और शहर के बच्चे 60% या शहर के 60% गांव के 40% होंगे, तो ये निश्चित किया जाना चाहिए कि अंत तक यही रेशियो बना रहे, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। ठीक, न्यायाधीश के सैंपलिंग जैसे 40:60, मान लिया कि 40 ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं तो 60 शहरी क्षेत्र के बच्चे हैं। अब जब हम सैंपलिंग का चयन करें तो इस बात का हमको ध्यान रखना है कि अगर सैंपल चुने तो केवल शहरी या केवल ग्रामीण से ना उठा लें कि हम उस विद्यालय में सैंपलिंग करने गए हैं तो केवल शहर के 4 बच्चों को सैंपल के रूप में, 8 बच्चों को सैंपल के रूप में, 10 बच्चों को सैंपल के रूप में ले लिया। ऐसा नहीं है। जब हम सैंपलिंग चुने तो अगर 6 बच्चे शहर के ले रहे हैं तो 4 बच्चे गांव वाले भी ले, समान रूप से उनको अवसर दें, तभी रिजल्ट सही आने की संभावना है, अन्यथा नहीं आ सकता है। ठीक, ये क्या है? स्त्रीकृत या वर्गीकृत संभाव्य न्यायाधीश। ठीक, तो स्त्रीकृत वर्गीकृत न्यायाधीश क्या है? जब समष्टि यानी पॉपुलेशन, जनसंख्या विजातीय हो तब हम इस न्यायाधीश का प्रयोग करते हैं। मतलब एक किसी दूसरे 2 ग्रुप के लोग हों, एक किसी दूसरे क्षेत्र के, एक किसी दूसरे क्षेत्र के, तब इसका हम चयन करते हैं। ठीक, इसमें न्यायाधीश को जनसंख्या का प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप से समान रूप से करना चाहिए। उदाहरण के लिए हमने बताया कि किसी विद्यालय में ग्रामीण और शहरी बालकों का अनुपात लिया जाए तो जैसे 40% ग्रामीण क्षेत्र हैं और के बच्चे हैं और 60% शहरी क्षेत्र के, या 60% ग्रामीण हैं और 40% शहरी। तो जब उन बच्चों की सैंपलिंग लेने की बात आई किसी क्षेत्र में कि उनकी सोच कैसी है, उनके IQ का लेवल क्या है या उनकी उपलब्धियां क्या हैं, इस पर हम अध्ययन करना चाहें तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए कि अब हम 4, ये ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 6 बच्चे में से 1-2 बच्चे शहरी, 6 के 6 शहरी ले लें या 4-5 बच्चे शहरी ले लें और 1-2 इधर से ले लें। पर्याप्त, जिस अनुपात में उनकी संख्या वहाँ पर है उसमें दोनों को पर्याप्त रूप से सम्मिलित करके फिर सैंपलिंग की जानी चाहिए। ठीक, तो ये स्त्रीकृत या वर्गीकृत न्यायाधीश है। फिर तीसरे नंबर पर बात करते हैं समूह न्यायाधीश की, यानी कि क्लस्टर जिसको कहते हैं, क्लस्टर समूह न्यायाधीश की बात करते हैं। अगर इसका प्रयोग कब किया जाता है? समूह न्यायाधीश, क्लस्टर सैंपलिंग का चयन अगर न्यायाधीश का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, मतलब सैंपलिंग का जो एरिया है, सैंपल का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक होता है, बहुत अधिक होता है, जो प्रशासनिक निगरानी और कार्य की दृष्टि से अधिक उपयोगी हो, तो समूह न्यायाधीश बहुत सहायक होता है। जब बहुत दूर तक फैलाव हो, ठीक, और मतलब न्यायाधीश का क्षेत्रफल बहुत अधिक है, जो प्रशासनिक निगरानी और अन्य कार्यों के लिए अधिक उपयोगी हो। समूह न्यायाधीश की बात की जाती है तो समूह न्यायाधीश मतलब कब प्रयोग किया जाता है? समूह न्यायाधीश का क्षेत्रफल बहुत अधिक हो। अगर न्यायाधीश का क्षेत्रफल या फैलाव बहुत अधिक हो, अगर न्यायाधीश का, इस तरह इसको हम लिख सकते हैं, अगर न्यायाधीश का क्षेत्रफल बहुत अधिक है जो प्रशासनिक निगरानी और व्यय की दृष्टि से अधिक अनुपयोगी हो, बहुत ज़्यादा उपयोगी ना हो, जो प्रशासनिक निगरानी और व्यय की दृष्टि से अधिक अनुपयोगी हो, तो समूह न्यायाधीश बहुत सहायक होता है। ठीक, यदि अगर न्यायाधीश का क्षेत्रफल बहुत अधिक है जो प्रशासनिक निगरानी और कार्य की दृष्टि से अधिक अनुपयोगी है,
तो समूह न्याय आदर्श बहुत सहायक होता है। यहाँ जनसंख्या को परस्पर अनन्य समूहों में विभाजित किया जाता है। यहाँ जनसंख्या को परस्पर अनन्य समूहों में विभाजित कर दिया जाता है, कई समूहों में जनसंख्या को बांट दिया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण भारत में कक्षा 10 के बच्चों का सर्वेक्षण करना चाहते हैं, जैसे हम नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण भारत के जो कक्षा 10 के बच्चे हैं उन पर अध्ययन करना चाहते हैं, तो पहले कुछ राज्य लेंगे, फिर राज्य के कुछ ज़िले लेंगे, फिर ज़िले के कुछ गांव को चुनेंगे और फिर गांव के स्तर पर जाकर चयन करेंगे। ठीक, इससे आसान हो जाता है। भाई पूरे राज्य के, पूरे देश के कक्षा 10 के ग्रामीण बच्चों पर हम अध्ययन करना चाहते हैं, तो हम पूरे देश के कक्षा 10 के ग्रामीण बच्चों तक नहीं पहुंच सकते हैं ना। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इसमें छोटे छोटे समूह में बांट दिया जाता है। हम देश के कुछ राज्यों को लेंगे, फिर राज्यों के कुछ जिलों को लेंगे, जिलों के कुछ गांवों को लेंगे, ठीक, और उन गांवों पर जाकर उस स्तर पर अध्ययन कर लेंगे। तो ये क्या है, ये समूह न्याय आदर्श है। ठीक, फिर बात नॉन प्रोबेबिलिटी की जाती है, यानी कि असंभाव्यता न्याय आदर्श। असंभाव्यता न्याय आदर्श की जब बात की जाती है, नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक, इसकी जब हम बात करते हैं तो इसमें पहले जान लें थोड़ा सा कि ये असंभाव्यता न्याय आदर्श क्या है। पहला संभाव्यता न्याय आदर्श था जिसमें प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना समान होती थी और एक के चुने जाने से दूसरे पर कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन असंभाव्यता न्याय आदर्श की जब हम बात करते हैं, यह इकाई चयन की प्रचलित पद्धति है। ये क्या है, इकाई चयन की प्रचलित पद्धति है। इसमें शोधकर्ता अपने विवेक से इकाइयों का चयन करता है। इसमें इकाई चयन की प्रचलित पद्धति है। इसमें जो रिसर्च करने वाला है, शोध करने वाला है, वो अपने विवेक के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, अपने सुविधा के आधार पर इकाइयों का चयन कर लेता है। जैसे हमको अगर करना है तो हम अपने विवेक से कि हम किस क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं, अपने विवेक के आधार पर निर्णय ले लें, ठीक, करना चाहता है। और न्याय आदर्श को न्याय आदर्श का प्रतिनिधित्व पर्याप्त रहे, इसके लिए कुछ नियमों या पूर्व ज्ञान का उपयोग करता है। ये सबसे पहले तो वो अपने विवेक के बल पर कार्य करता है। दूसरी चीज़ कि सबको समान अवसर मिले, सबको सही से सबका प्रतिनिधित्व हो, इसके लिए कुछ नियम का पालन करता है और कुछ पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है, ठीक। तो इसमें क्या है, पहला क्या है कि पहले में सबकी चयन की संभावना जो संभाव्यता न्याय आदर्श है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो है, इसमें सबके चयन की संभावना बनी रहती है। लेकिन जो असंभाव्यता न्याय आदर्श है, इसमें जो शोध करता है वो अपने विवेक के आधार पर किसी भी इकाई का चयन कर सकता है और सबका प्रतिनिधित्व बना रहे, इसके लिए नियम और कुछ नियम या पूर्व ज्ञान का प्रयोग कर सकता है। ये असंभाव्यता है, ठीक। अब इसमें भी क्वेश्चन कि वो कौन सा न्याय आदर्श है जिसमें शोधकर्ता अपने विवेक के आधार पर चयन कर लेता है, तो असंभाव्यता, ठीक। या वो कौन सा न्याय आदर्श है जिसमें सबके चयन की संभावना पर्याप्त रूप से बनी नहीं रहती है, तो कौन सी है, असंभाव्यता न्याय आदर्श, ठीक। अब इसके प्रकार की बात की जाए, असंभाव्यता न्याय आदर्श के प्रकार, असंभाव्यता, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, इसकी बात की जाए तो
पहला क्या है, शौकर या सुविधा, शौकर या सुविधा। कन्वीनियंस सैंपलिंग, शौकर या सुविधा न्यादर्श। दूसरा क्या है, स्वोद्देश्य, तीसरा कोटा, चौथा आकस्मिक। अब हम सबसे पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। शौकर या सुविधा न्यादर्श की। ये असंभाव्यता न्यादर्श की हम बात कर रहे हैं। शौकर या सुविधा न्यादर्श की चर्चा कर लेते हैं। इसमें क्या है कि शोधकर्ता जो होता है, जो रिसर्च करने वाला होता है, शोधकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार जनसंख्या का वह भाग न्यादर्श के लिए चयन करता है जिससे जानकारी लेना सबसे आसान हो। यहाँ शोधकर्ता क्या है, शोधकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार, इस शौकर या सुविधा जो न्यादर्श है ये असंभाव्यता न्यादर्श के अंतर्गत आता है। ये पहला उसका रूप है कि इसमें अनुसंधान करने वाला अपनी सुविधा के अनुसार जनसंख्या का वह भाग, उस भाग का न्यादर्श के लिए चयन करता है जिसकी जानकारी लेना उसके लिए सबसे आसान है, जिसको आसानी से उसकी जानकारी उसको मिल सकती है। लेकिन इस विधि में त्रुटि है, त्रुटि रहित नहीं है, क्योंकि वो भेदभाव कर सकता है। ठीक, तो इसमें क्या है, संक्षिप्त रूप में हम शब्दों में कहना चाहें तो शौकर या सुविधा न्यादर्श या प्रतिदर्श असंभाव्यता न्यादर्श के अंतर्गत आता है। और इसकी विशेषता क्या है कि इसमें शोधकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार जनसंख्या का वह भाग, उस भाग का चयन करता है जिसके बारे में उसको आसानी से जानकारी मिल जाए। ठीक, फिर दूसरा है स्वोद्देश्य न्यादर्श। स्वोद्देश्य न्यादर्श। अब स्वोद्देश्य न्यादर्श क्या है, ये भी असंभाव्यता न्यादर्श के अंतर्गत आता है, उसका एक रूप है। कुछ शोध कार्य जो होते हैं वो न्यादर्श की प्रतिनिधित्व नहीं चाहते। कुछ शोध कार्य ऐसे भी होते हैं जो न्यादर्श की प्रतिनिधित्व यानी सैंपलिंग की प्रतिनिधित्व नहीं चाहते हैं। उन्हें अपने विशेष उद्देश्य के लिए विशेष उद्देशीय न्यादर्श का चाहिए। कुछ शोध कार्य ऐसे भी होते हैं जिसमें सैंपलिंग की ज़रूरत नहीं होती है और सैंपलिंग का प्रतिनिधित्व नहीं चाहते हैं। उन्हें अपने विशेष उद्देश्य के लिए विशेष उद्देशीय न्यादर्श चाहिए। जो किसी विशेष उद्देश्य से किए जाते हैं उनको सैंपलिंग की ज़रूरत नहीं होती है, वो स्वोद्देश्य न्यादर्श की श्रेणी में आते हैं। फिर है नंबर 3 कोटा। कोटा न्यादर्श। ठीक, कोटा न्यादर्श क्या है कि कोटा न्यादर्श में शोधकर्ता जो होता है वो कई वर्गों में से एक निश्चित संख्या के प्रतिवादी से जानकारी प्राप्त करता है। कोटा न्यादर्श में क्या है कि जैसे कई वर्ग हों, उसमें एक निश्चित कर ले संख्या कि इस वर्ग से 5 लोगों से पूछेंगे, उस वर्ग से 5 लोगों से, तीसरे वर्ग से 5, चौथे वर्ग से 5, छठे वर्ग से 5। तो इस तरह से
शोधकर्ता कई वर्गों में से कोटा न्यायाधीश में शोधकर्ता कई वर्गों में से एक निश्चित संख्या में प्रतिवादी से जानकारी प्राप्त करता है। एक निश्चित संख्या में प्रतिवादी से जानकारी प्राप्त करता है और इसमें सुविधा का ध्यान रखा जाता है ताकि जिस परिदृश्य का चयन किया जाता है उस तक पहुंचना सरल हो। इसमें सुविधा का ध्यान रखा जाता है ताकि जिस प्रतिदर्श का चयन किया जाता है उस तक पहुंचना सरल हो। कोटा मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि इतने % कोटा है, मतलब उतने % उस वर्ग से लोग लिए जाएंगे, उतने सैंपल लिया जाएगा उस वर्ग से, ठीक। तो ये कोटा न्यायाधीश ये है जिसमें एक निश्चित संख्या में कई समूहों से, कई वर्गों से सैंपल लिया जाता हो, ठीक। फिर चौथा क्या है? आकस्मिक। आकस्मिक न्यायाधीश, जिसको आकस्मिक मतलब जिसको एक्सीडेंटल सैंपलिंग कहते हैं। आकस्मिक न्यायाधीश यह सुविधा न्यायाधीश जैसा ही है। जो आकस्मिक न्यायाधीश है वो पहला जो सौकार्य या सुविधा न्यायाधीश है उसी के जैसा है, पर इसमें प्रतिवादी एक ही जगह मिल जाते हैं। उसमें प्रतिवादी के लिए कई जगह जाना पड़ता है, लेकिन इसमें प्रतिवादी जो हैं वो आकस्मिक न्यायाधीश में एक ही जगह मिल जाते हैं। उदाहरण के लिए शोधकर्ता के प्रदत्त का आकार 100 साधारण व्यक्ति हैं। जैसे शोधकर्ता ने कहा कि हमको 100 साधारण व्यक्तियों पर अध्ययन करना है, ठीक। उसका जो प्रदत्त जिसको कहते हैं आंकड़ा, डाटा, कि हमको 100 व्यक्तियों पर यह कार्य करना है, तो प्रदत्त 100 साधारण व्यक्तियों पर कार्य करना है। तो अब 100 साधारण व्यक्तियों पर कार्य करना है तो 100 साधारण व्यक्ति कहीं भी उसको मिल सकते हैं, ठीक। इसके लिए अलग से उसको भटकने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी सभा में चला गया, किसी पार्क में चला गया, किसी आयोजन में चला गया, तो उसको 100 साधारण व्यक्ति वहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये आकस्मिक होता है। इसमें कहीं से अलग एक्सीडेंटल कहीं भी मिल जाएंगे, ठीक। फिर स्नोबॉल, ये इस बार भी नेट के एग्जाम में आया है। स्नोबॉल सैंपलिंग, हिंदी में इसको कहते हैं हिमकुंदक, स्नोबॉल सैंपलिंग। इसमें क्या होता है कि प्रारंभिक जानकारी, शुरुआती जानकारी कुछ व्यक्तियों से ली जाती है। जो शुरुआती जानकारी होती है वो कुछ व्यक्तियों से ली जाती है। ये प्रदत्त के लिए कुछ और, जैसे हम जाकर किसी से कुछ पूछे कि हाँ भाई ये चीज़ है, इस क्षेत्र में ये करना है, तो अब उससे हम पूछ रहे हैं तो वो कहेगा कि हम तो बता ही रहे हैं, उनसे जाकर भी पूछ लो, वो भी कुछ बता सकते हैं। फिर वो कहेगा उनसे जाकर भी पूछ लो, वो भी कुछ बता सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्रदत्त के लिए कुछ और व्यक्तियों के नाम का वो सुझाव दे देता है। हम किसी से कुछ पूछते हैं तो आंकड़ों के लिए कुछ और व्यक्तियों के नाम सुझाव देगा कि उनसे भी पूछ लो, उनसे भी जाकर पूछ लो। तो इस तरह से जिनसे हम जानकारी एक दूसरे के बारे में सुझाव देता रहता है, उससे जानकारी हमको मिलती जाती है। प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक न्यायाधीश या वांछित प्रतिदर्शन हमको प्राप्त न हो जाए। जैसे हमने पूछा कि किसी क्षेत्र में गए, हमने पूछा कि भाई ये यहाँ पर जो हुआ है ये इसके बारे में आपको कुछ जानकारी है, बेसिक चीज़ें हो तो बता दो। तो वो बताएगा जो उसके पास होगी, उसके बाद वो कहेगा कि उनसे नहीं, उनसे जाके पूछ लो, उनको और इसके बारे में जानकारी है। उनके पास जाएंगे तो वो कहेंगे, वो भी कुछ ना कुछ बताएंगे, उसके बाद वो अगले तक भेज देंगे कि हाँ वो हैं जो उनको और ज़्यादा इसके बारे में जानकारी है। इस तरह से हम
सभी व्यक्तियों से मिलते चले जाएंगे जब तक हमको जो प्रतिदर्श हमने सैंपलिंग करनी है वो सैंपल हमको न प्राप्त हो जाए। ठीक, तो ये स्नोवाल यानी हिमकंदुक जो है न्यादर्श है। ठीक, फिर बात करते हैं हम न्यादर्श या नमूना अविकल्प का निर्धारण। न्यादर्श या नमूना अविकल्प का निर्धारण। न्यादर्श या नमूना अविकल्प का निर्धारण। न्यादर्श या नमूना अविकल्प का निर्धारण की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, किस तरह से होता है। नंबर 1 की बात की जाए किस तरह से इसका निर्धारण होता है तो स्वयं न्यादर्श। स्वयं न्यादर्श। ठीक, तो पहला क्या है कि स्वयं न्यादर्श। स्वयं न्यादर्श में हम जिस क्षेत्र में सर्वेक्षण करने जा रहे हैं उसके प्रकृति के बारे में पता करते हैं। फिर न्यादर्श का आकार, साइज ऑफ सैंपल, न्यादर्श का आकार क्या है ये भी मायने रखता है कि ये देखा गया है कि बड़े न्यादर्श जो होते हैं वो छोटे न्यादर्श की अपेक्षा ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं और ज़्यादा शुद्ध परिणाम उनका होता है। फिर है न्यादर्श का चयन। न्यादर्श का चयन जो होता है किस न्यादर्श का कैसे चयन करना है इस पर निर्णय लिया जाता है। न्यादर्श के निर्धारण के संदर्भ में 4 P की अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। 4P की अवधारणा क्या है? सबसे पहले P का मतलब है पर्पज, दूसरे P का मतलब है पॉपुलेशन, तीसरे P का मतलब है प्रोसीजर और चौथे P का मतलब है पब्लिशिंग। ठीक, पर्पज मतलब हमारा अध्ययन का उद्देश्य जो होना चाहिए वो सटीक होना चाहिए कि किस उद्देश्य से हम अध्ययन कर रहे हैं। फिर पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या या समष्टि की प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। फिर प्रोसीजर क्या है कि कैसे क्या होगा, समय कितना लगेगा, संसाधन क्या क्या होने चाहिए, बजट कितना लगेगा, ये प्रोसीजर है। और फिर 5वें P अपनी पब्लिशिंग, प्रकाशन से उस न्यादर्श का, उस सैंपलिंग का पता चलता है कि इसका महत्व क्या है, प्रकाशन से महत्व का पता चलता है। इस तरह से ये 4 Ps का प्रयोग न्यादर्श के निर्धारण में के संदर्भ में किया जाता है। ठीक, तो ये आपका प्रतिदर्श या न्यादर्श यानी सैंपलिंग का संक्षिप्त सा परिचय था। फिर से हम रिवीजन करेंगे तो सैंपलिंग मुख्यतः जो उस समूह को कहते हैं जो समष्टि का सैंपलिंग मतलब न्यादर्श या प्रतिदर्श उस समूह को कहते हैं जो समष्टि का निर्धारण कर रहा हो, जो समष्टि का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, समष्टि इकाई का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा हो। ये जो समष्टि हो, समष्टि किसे कहते हैं? वह जनसंख्या जिसका अध्ययन, जिससे सैंपलिंग ली जानी है, जिसका अध्ययन किया जाना हो। और अगर न्यादर्श या प्रतिदर्श के प्रकार की चर्चा की जाए तो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, संभाव्यता यानी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और असंभाव्यता। नंबर 2 असंभाव्यता यानी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी यानी संभाव्यता न्यादर्श उसको कहते हैं जिसमें सभी समूह के चुने जाने की संभावना समान रूप से बनी रहे और एक के चयन से दूसरे पर कोई प्रभाव न पड़े, उसको संभाव्यता न्यादर्श कहते हैं। और दूसरा असंभाव्यता, जिसमें शोधकर्ता अपनी इच्छा के अनुरूप, अपने विवेक के अनुसार स्वतंत्र होता है न्यादर्श का चयन करने के लिए। ठीक, ये
असंभाव्यता है। ठीक, फिर संभाव्यता न्यायादर्श जो होता है उसके 3 प्रमुख रूप हैं, सरल यादृच्छिक न्यायादर्श, स्थिरीकृत या संभाव्य यादृच्छिक न्यायादर्श, समूह या गुच्छ न्यायादर्श, यानी कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, क्लस्टर स्तर या गुच्छ, रैंडम सैंपलिंग। फिर असंभाव्यता के मुख्यतः 5 रूप होते हैं, शौकर या सुविधा, शोद्देश्य, कोटा, आकस्मिक और स्नोबॉल, कंदुक जिसको कहते हैं, हिमकंदुक भी कहा जाता है, ये होते हैं। ठीक, ये न्यायादर्श या प्रतिदर्श जिसको हम अंग्रेजी में सैंपलिंग कहते हैं, ये संक्षिप्त सा एक उदाहरण था, संक्षिप्त सी इसकी रूपरेखा थी। हम अगर अपने आप को न्यायादर्श से जोड़ लें कि हम हर क्षण हर दिन कुछ ना कुछ सैंपलिंग करते रहते हैं, बस केवल अपने आप को उससे जोड़ने की ज़रूरत होती है। ठीक, हम वो कार्य करते हैं, सैंपलिंग हम लोग भी करते रहते हैं हमेशा। कुछ भी खरीदने जाते हैं तो थोड़ा बहुत उठाकर ज़रूर देखते हैं, फिर उसके आधार पर संपूर्ण का हम चयन कर लेते हैं। ठीक, तो ये अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।